प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भाई मेरे आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके बच्चों, चलो जी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा इस 70 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाते हो। मानो एग्जाम का प्रश्न आपके सामने रखा गया हो और आपको आंसर लगाते चलना है, कितना सही कर पाते हो। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, सह संयोजक ठोस का उदाहरण है। बच्चों लगाते चलिएगा चैट सेक्शन में, बताओ निम्नलिखित में कौन सा है जो कोवेलेंट क्रिस्टल का उदाहरण है। बच्चों तो हमने क्या बताया था, जिसमें अणु कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं उसे हम लोग कोवेलेंट क्रिस्टल कहते हैं। और इसका एग्जांपल हमने क्या बताया था, हीरा हुआ, ग्रेफाइट हुआ, क्वार्ट्ज हुआ, सिलिकॉन हुआ। यानी कि हीरा है, ग्रेफाइट, ये सब यानी कि ग्रेफाइट हमें दिख रहा है ना बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, दूसरा नंबर सवाल है 8:8 प्रकार की पैकिंग उपस्थित है। देखो बच्चों, एक होता है हमारा NaCl और दूसरा होता है CsCl यानी कि सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड। देखो अगर आपसे रहे 8:8 वाला रहो बच्चों, तो वो हमारा होता है कौन सा, 8:8 होता है हमारा CsCl की, और NaCl 6:6 वाला होता है। यानी कि बच्चों ये दोनों याद रख लो, अगर NaCl वाला रहे तो वो 6:6 में होता है। यानी कि अभी का करेक्ट आंसर क्या होगा, CsCl यानी कि सीजियम क्लोराइड वाला। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखिए, सौर सेल बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ है। सौर सेल बनाने में उपयोग में लाया जाने वाला कौन सा पदार्थ होता है बच्चा पार्टी, तो वो सिलिकॉन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, फोर्थ नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। बता दो बच्चा पार्टी, निम्नलिखित में कौन सा है जो एमरफोस सॉलिड का एग्जाम्पल है। तो हमने क्या बताया था कि जिसकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति होती है उसे क्रिस्टल कहते हैं, और जिसकी नहीं होती है उसे अक्रिस्टल कहते हैं। उसके लिए कौन सा हुआ, हमारा रबर हुआ, कांच हुआ, यही सब तो होता है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, पांचवा नंबर सवाल है, हीरा के एक यूनिट सेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या है। हीरा के एक यूनिट सेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है बच्चों, बता दो कितनी होती है। 8 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, बच्चा पार्टी मात्र 70 ऑब्जेक्टिव होगा इस क्लास में और सारा का सारा बोर्ड लेवल का क्वेश्चन होगा। देखो पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। बता दो बच्चा पार्टी क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम डिप्रेसिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चा पार्टी पूछा गया कौन सा होता है, K2SO4 का होता है, यानी कि पोटेशियम सल्फेट का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके चलो जी 7 नंबर सवाल देखो, मोलरता को व्यक्त किया जाता है। देखो मोलरता एक होता है मोललता, तो प्रति लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। और मोलरता के लिए क्या होता है बच्चों, m बराबर क्या होता है, n बटा में v होता है। इसके लिए हमारा क्या होता है, विलय का मोल और बटा में विलायक का आयतन होता है, विलियन का आयतन होता है। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा पार्टी, तो वो मोल प्रति लीटर में होता है। लेकिन अगर रहे बात मोललता की, तो मोललता के लिए मोल प्रति केजी में होता है। याद रखना बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ये मोललता है और ये मोलरता है। मोल प्रति केजी भी ऐसे करके भी आप, ये हमारा मोल प्रति लीटर भी हो सकता है, ये मोलरता के लिए होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 8 नंबर सवाल है, वैद्युत अपघट्य का उदाहरण है। वैद्युत अपघट्य क्या होता है बच्चा पार्टी, पता है क्या, जल्दी से बता दो 8 नंबर सवाल का जवाब। वह पदार्थ जो जल में घुलकर आयनों में विघटित हो जाता है और विद्युत का संचालन करता है, वही हमारा क्या होता है, वैद्युत अपघट्य
होता है, जिसमें कि एग्जाम्पल में कौन सा हो जाएगा, सोडियम एसीटेट हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। हमने क्या बताया था, विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म हुआ है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। और इसके लिए एग्जाम्पल बताया था, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरणी दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो ये पृष्ठ तनाव बीच में कहां से आ गया बच्चा पार्टी, ये नहीं होने वाला है, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल है, समपराशरी विलयन में समान होती है। समपराशरी विलयन में क्या समान होती है बच्चों, मोलर सांद्रण समान होती है। क्या होती है बच्चा पार्टी, मोलर सांद्रण। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल देखो, सेल स्थिरांक की इकाई क्या होगी, जल्दी से बता दो बच्चा पार्टी क्या होगा। 11 नंबर सवाल का जवाब फटाफट से। सेल स्थिरांक के लिए क्या पढ़ा है बच्चों आप लोगों ने, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एवं उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को सेल स्थिरांक कहते हैं। और आप लोगों ने क्या पढ़ा था, से यानी कि दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कितना होता है बच्चा पार्टी, दूरी लंबाई में ले लो, उसके बाद उसकी क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया में हो जाएगा। लंबाई का सेंटीमीटर हुआ और एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। यहाँ से सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर गया तो बचा क्या, 1 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर इनवर्स में हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बच्चों, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 12 नंबर सवाल है, किसी विलयन की चालकता समानुपाती होती है। किसी भी विलयन की चालकता समानुपाती होती है आयनों की संख्या के। किसके बच्चों, आयनों की संख्या के। और साथियों आप लोग क्लास को लाइक करते चलिएगा, जितने बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी करते चलिएगा बच्चों। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता क्या होती है। तापमान में वृद्धि के साथ धातुओं की चालकता सीधे रूप से क्या होगी, घट जाएगी बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देखो, किस ताप पर Ag की चालकता सबसे अधिक होती है। कौन सा ताप है बच्चों जिस पर Ag की चालकता सबसे अधिक होती है, उसका नाम होता है कौन सा, 20 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चों, ये रहा आपके सामने, बता दो द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है। द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर जो मुक्त होता है उसका नाम होता है सोडियम। क्या नाम है बच्चों, सोडियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल देखो, निम्न में से कौन सा हैलोजन अम्ल सबसे प्रबलतम अपचायक होता है। बताओ बच्चा पार्टी, निम्न में से कौन सा हैलोजन अम्ल सबसे प्रबल अपचायक होता है। बता दो बच्चों कौन सा करेक्ट हो जाएगा, वो HI होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 17 नंबर सवाल आपके सामने है, बता दो किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण इतना दिया गया है तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो बच्चों हमने क्या बताया था, वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घात के योगफल को, यानी कि 1/2 है प्लस में 1/2 है बच्चों, तो कितना हो जाएगा, बराबर में 2/2 होगा। ये गया तो बचा 1। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा बच्चा पार्टी, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 17 नंबर सवाल का जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 18 नंबर सवाल है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु क्या होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु हाफ लाइफ जो होता है बच्चों, वो प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। बच्चा पार्टी आंसर को जरूर लगाते चलिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास है ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होता है, सक्रियण ऊर्जा होता है। क्या होता है बच्चों, सक्रियण ऊर्जा, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 20 नंबर सवाल है, किसी भी पदार्थ के क्रिया करने का दर निर्भर करता है। बताओ बच्चा पार्टी, किसी भी क्रिया पदार्थ के क्रिया करने का दर किस पर निर्भर करता है। द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन, कौन सा होता है बच्चों, वो होता है अनुभार पर, सक्रिय यानी कि सक्रिय द्रव्यमान पर। किस पर बच्चों, सक्रिय द्रव्यमान पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल देखो, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट का कार्य होता है अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना और घटाना। अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता भी है और घटाता भी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल देखो, प्रथम कोटि की
की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? प्रथम कोटि के लिए देखो, पहले आपसे पूछ सकता है शून्य कोटि के लिए। शून्य कोटि के लिए क्या होता है बच्चों? शून्य कोटि के लिए मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। उसके बाद पूछेगा प्रथम के लिए, तो प्रथम के लिए याद रखोगे सेकंड इनवर्स होता है। उसके बाद पूछेगा द्वितीय के लिए, द्वितीय के लिए क्या होता है बच्चों? मोल इनवर्स, लीटर, सेकंड इनवर्स। अब बच्चों ये तीनों को याद रख लो, तीनों में से कोई भी आए एग्जाम में तो लगा के आना। ऐसे अभी का करेक्ट हो जाएगा कौन सा? सेकंड इनवर्स। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर बच्चों क्या होती है? वो समय के साथ घटती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है बच्चों? समय के साथ घट जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है? कौन सा होता है बच्चों? अपोहन के द्वारा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। डायलिसिस के द्वारा। 24 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल देखो, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? रासायनिक अधिशोषण में बच्चों हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन केमिकल रिजॉर्प्शन? कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का? आप लगाओगे सर रासायनिक अधिशोषण में केवल एक परतें होती है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल देखो, भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है। भौतिक अधिशोषण यानी कि बच्चों फिजिकल एड्जॉर्प्शन पूछा गया है, और भौतिक अधिशोषण में 20 से 40 किलो जूल पर मोल में उत्सर्जित होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखोगे। और 2 नंबर के लिए याद रख लेना भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर को। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। टिंडल प्रभाव किसके द्वारा प्रदर्शित होता है बच्चों? कोलाइडो के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल देखो, एंजाइम का मुख्य अवयव कौन सा होता है? एंजाइम का मुख्य अवयव क्या होगा बच्चों? 28 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। प्रोटीन होता है। एंजाइम का मुख्य अवयव क्या होता है बच्चा पार्टी? प्रोटीन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बच्चा पार्टी हमने जो आपके लिए तैयार किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स, जो बच्चे अभी तक नहीं लिए हो और जिसे लगता है सर अभी तक हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो मात्र उस नोट्स को आप 20 दिन पढ़ना। कितना दिन बच्चा पार्टी? 20 दिन पढ़ने की जरूरत है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। एक सब्जेक्ट में हम आपको देंगे 50 से 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बच्चों अगर इतना कर लेते हो तो उस पीडीएफ की हमारी गारंटी है कि एक विषय में पढ़ के आप 80 नंबर ला सकते हो, ये हमारी गारंटी है। और अगर आप जितना अच्छा करना चाहते हो तो उसको लिए आपको पढ़ाई तो करना पड़ेगा ना बच्चों, लेकिन उस पीडीएफ को पढ़ के आप एक विषय में 80 नंबर ला सकते हो। बस आपको इतना तो याद करना पड़ेगा, 50 से 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा और 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा बच्चों। इतना का मात्र इसका चार्ज जो है बच्चों ये 199 में मिल रहा है। तो कॉल करिएगा 70 70 82 16 85 नंबर पे और सारे बच्चे ले लीजिएगा। और बच्चा पार्टी जितने बच्चे ले चुके हो उससे मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग याद करो, बहुत अच्छे से याद करो बच्चों। जितना दिया गया उसमें बस उतना को ही पढ़ना है बच्चों, क्योंकि हमारा ये एक्सपीरियंस है, जितना कराएंगे उसी से आ जाएगा। बस आप पढ़ने पे ध्यान दो, उसके बाद एग्जाम में आने की गारंटी हमारी है। एक विषय में 80 की गारंटी ले तो बच्चों इससे प्लस हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं हो सकता। बस आपको उसे पढ़ लेना है। ओके बच्चों, चलो जी। और साथ में हिंदी का पीडीएफ ऐसे आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, निम्नलिखित धातुओं में किसके निष्कर्षण में वैद्युत धातु कर्म का उपयोग होता है? वैद्युत धातु कर्म का उपयोग जिसमें होता है वो सोडियम होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? सोडियम होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, पायरोलुसाइट निम्नलिखित में किसका अयस्क है? पायरोलुसाइट किसका अयस्क होता है बच्चों, ये बता दो। 30 नंबर सवाल का जवाब फटाफट से देखो। पायरोलुसाइट का सूत्र क्या होता है? पायरोलुसाइट MnO2 होता है। अब देखो Mn क्या होता है बच्चों? मैग्नीज होगा ना। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। और ये मैग्नीज का सूत्र है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो ये हमारा क्या होता है? पायरोलुसाइट हमारा मैग्नीज होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 31 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहा जाता है? खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है अयस्क कहते हैं, और अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं, और गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर स्लैग बनाते हैं बच्चा पार्टी। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। लोहे का अयस्क है बच्चा पार्टी। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, लेकिन मैं बता दूं, अगर आपसे पूछे
लोहे का मुख्य अयस्क, क्या पूछेगा बच्चों? अगर आपसे यहाँ पे पूछे लोहे का मुख्य अयस्क, क्या पूछेगा बच्चा पार्टी? लोहे का अगर मुख्य अयस्क पूछे तो वो हमारा हेमेटाइट होता है। क्या होता है बच्चों? वो हमारा हेमेटाइट होता है। लेकिन अगर पूछे लोहे का अयस्क है तो हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, सीडेराइट है, इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यहाँ पे मुख्य अयस्क नहीं पूछा गया, करेक्ट आंसर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल देखो, कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है? कॉपर पायराइट का सूत्र एग्जाम में पूछा जा चुका, CuFeS2 होता है। अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं कि ओलियम का सूत्र क्या होता है तो क्या लगाओगे? ओलियम का पता है क्या? ओलियम का होता है H2S2O7। क्या होता है बच्चों? H2S2O7 होता है। ये तो ओलियम है सर, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, बच्चा पार्टी पूछेगा। हीलियम का क्या होता है? He होता है। उसके बाद टीन का क्या होता है? Sn होता है। ये सभी आया हुआ है बच्चा पार्टी, एकदम आसान आसान प्रश्न आया हुआ है। अब की बार पूछा था कि ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? पढ़ा होगा आप लोगों ने, H3PO4 क्या होता है? ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का अणुसूत्र है। ओके बच्चों, और मेटाफॉस्फोरिक अम्ल का अणुसूत्र आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। चलो आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल देखो, NaOH इनमें से किसे कहते हैं? NaOH किसे कहेंगे बच्चा पार्टी? ये बता दो। उसे कहते हैं कॉस्टिक सोडा। NaOH क्या कहते हैं बच्चों? कॉस्टिक सोडा को कहते हैं, या फिर NaOH को कॉस्टिक सोडा कहते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 35 नंबर सवाल है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का जो सांद्रण होता है वो होता है फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा। किसके द्वारा बच्चा पार्टी? फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लास को आप लोग लाइक करते चलिएगा। अगर क्लास को लाइक कर देते हो तो पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसाने वाला गैस है? हंसाने वाला गैस कौन सा होगा बच्चों? N2O होता है। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चों चलो, और रुलाने वाला गैस कौन सा होता है बच्चा पार्टी? वो पापा जी का लाठी होगा। जब आप लोग जो है अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे, उसके बाद रिजल्ट के दिन ऐसा हो जाएगा, तो फिर वो रुलाने वाला गैस हो जाएगा बच्चा पार्टी। इसीलिए अभी खूब पढ़ लो, उसके बाद बहुत कम समय बचा एग्जाम का, इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा ना बच्चों। चलो 37 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विआघूर्ण होता है? बताओ बच्चा पार्टी, शून्य द्विआघूर्ण जिसका होता है उसका नाम बता दो। 37 नंबर सवाल का जवाब वो कौन सा होगा? CCl4, जिसे हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन ध्रुवीय यौगिक है? अब बताओ बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा है जो ध्रुवीय यौगिक है? तो वो होगा सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होगा बच्चों? SO2 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाया जाता है? यहाँ योग नहीं होगा बच्चा, यहाँ पे हो जाएगा यौगिक। क्या होगा? यौगिक होगा। अब बता दो, निम्नलिखित में किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाया जाता है? वो हमारा जेनोन होता है। क्या होगा बच्चों? जेनोन। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। जैसे हमारा XeF4 हुआ, यहाँ पे हमारा XeF4 हुआ, उसके बाद XeF2 भी होता है, XeF2 भी होता है बच्चों। ये सब इंपॉर्टेंट होता है, इसका आकृति भी पूछा जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 40 नंबर सवाल है, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? इतना आसान सा सवाल है बच्चों, देखते ही आंसर लगा दोगे। कौन सा होगा सर? NaCl होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल है, अमोनिया का निर्माण किस विधि से होता है? अमोनिया का निर्माण किस विधि से होगा? जल्दी से बता दो। एक बार तो पूछा था कि नाइट्रिक अम्ल किस विधि से तैयार होता है, तो बच्चे ओस्टवाल्ड विधि लगा दिए थे, तो ये करेक्ट हो गया था। लेकिन हमारा तो अमोनिया है बच्चों, अमोनिया बनता है हैबर विधि से। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों के। संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक एसिड, ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल, प्रकाश संश्लेषण वाला तो बायोलॉजी में पढ़ते हैं, हरे पौधे यानी कि अमोनिया का तैयार होता है। चलो 42 नंबर सवाल देखो, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या है। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? 8 है बच्चा पार्टी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में अणुओं की संख्या कितनी है बच्चों? अणु नहीं है, पीओपी बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पीओपी बॉन्ड की संख्या 3 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल देखो, अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन सा होता है? कौन सा होगा? O2 हो जाएगा। ये आसान प्रश्न है, लेकिन ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है बच्चों, इसलिए 44 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। ओके चलो
45 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगा दो। निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है? निम्नलिखित में कौन सा है जो सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है? तो वो फ्लोरीन होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल देखो, निम्न में से किस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था एक से अधिक है? निम्न में से किस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था बच्चों एक से अधिक है? तो वो हमारा लोहा का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? जैसे FeO होता है बच्चों, और Fe कौन सा होता है? Fe2O3 भी होता है। देखो FeO के लिए क्या होता है? प्लस में 2 होता है, और Fe2O3 के लिए क्या होता है बच्चों? प्लस में, यहाँ पे प्लस में 3 होगा, प्लस 2 हो जाता है इसके लिए, और प्लस 3 इसके लिए होता है, यानी कि करेक्ट आंसर एक से अधिक हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? वो भी होता है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होता है बच्चों? SO2। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है? रंगीन वाला बात बताओ बच्चों, कौन सा होगा? NO2 हो जाएगा। और रंगहीन पूछता तो N2O लगा देते बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल देखो, ढलवा लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? बताओ बच्चों क्या होगा? ढलवा लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ढलवा लोहा मुख्य रूप से लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है, जिसमें कि कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा 2% से 4% के बीच होती है। कौन सा होगा? 2% से 4% बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था? वर्नर साहब ने दिया था। किसने दिया था बच्चों? वर्नर ने। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 51 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन बाइडेंटेट लिगेंड है? बाइडेंटेट लिगेंड एथिलीन डाइएमीन होता है। क्या होता है बच्चों? बाइडेंटेट लिगेंड का उदाहरण है एथिलीन डाइएमीन। चलो आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर सवाल देखो, जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तो क्या होता है? जल्दी से बताओ बच्चों, जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तो क्या बनता है, ये बताना है। 52 नंबर सवाल का जवाब ये कौन सा बनेगा बच्चों? डाइएथिल ईथर बनता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके चलो, जैसे C2H5 OC2H5। चलो अगला नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, ये रहा, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है? उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक ग्रेफाइट होता है। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है बच्चों? ग्रेफाइट है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 54 नंबर सवाल है, कार्बन की संयोजकता होती है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बच्चा पार्टी? 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। चलो 55 नंबर सवाल है, एल्कील हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है? एल्कील हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है वुर्ज अभिक्रिया। क्या कहलाते हैं बच्चों? वुर्ज अभिक्रिया। लेकिन बच्चों अगर अभिक्रिया तक आ ही गए हैं तो याद रखना, इसको याद कर लेना, कॉल्बे अभिक्रिया को, क्लीमेंसन अभिक्रिया को, और हमारा वुर्ज अभिक्रिया को। ये तीनों को जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। ओके बच्चों, और रीमर टीमेन अभिक्रिया भी होता है, उसको भी याद रखिएगा। चलो 56 नंबर सवाल है, ब्यूटेन टू ऑल है एक, ब्यूटेन टू ऑल क्या है बच्चों? ये सेकेंडरी अल्कोहल होता है। क्या होता है? सेकेंडरी अल्कोहल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़े। क्या 57 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, अल्कोहल का सक्रिय क्रियाशील मूलक क्या होता है? अल्कोहल के लिए क्या होता है बच्चों? OH होता है। अगर बच्चों आपसे पूछे 1 डिग्री अल्कोहल का क्या होता है, 2 डिग्री अल्कोहल का क्या होता है, और 3 डिग्री अल्कोहल का क्या होता है, तो क्या लगाओगे? देखो बच्चों, अगर 1 डिग्री हो तो CH2OH होता है, उसके बाद अगर 2 डिग्री हो तो CHOH होता है, उसके बाद अगर 3 डिग्री हो तो COH होता है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूछेगा 1 डिग्री के लिए क्या होता है क्रियाशील मूलक, 2 डिग्री के लिए, 3 डिग्री के लिए। अभी तो अल्कोहल है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा बच्चों। चलो ऐसे ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कीटोन है, और ये एल्डिहाइड होता है। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 58 नंबर सवाल है कि कास्ट स्पिरिट क्या कहलाती है? जल्दी से बताओ बच्चों, कास्ट स्पिरिट क्या कहलाती है? फटाफट से, बहुत अच्छे। मेथेनॉल कहलाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर सवाल देखो, एक एल्डिहाइड की ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होगा? एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से जो प्राप्त होता है उसका नाम बताओ जल्दी जल्दी से। देखो R हुआ, CHO हुआ, उसके बाद इसके ऑक्सीकरण से क्या बनेगा बच्चा पार्टी? इसके ऑक्सीकरण से जो बनेगा उसका नाम है RCOOH बनता है। क्या बनता है बच्चों? RCOOH बनता है। उसके बाद अगर फिर से ऑक्सीकरण बनाते हैं बच्चा
बच्चा पार्टी, उसके बाद हमारा RCHO बनता है, लेकिन हमें तो यही वाला पूछा गया है, यानी कि एक एल्डिहाइड के ऑक्सीजन से क्या बनेगा, एक अम्ल बनेगा जिसका नाम होता है कौन सा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 60 नंबर सवाल है, पायरोलिग्नियस अम्ल में रहता है, पायरोलिग्नियस अम्ल में क्या रहेगा बच्चा पार्टी, ये बता दो क्या रहता है। 10% एसिटिक एसिड होता है, क्या होता है 10% CH3COOH होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 61 नंबर सवाल है, कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर क्या बनता है, HCHO, क्या बनता है बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बेंजीन का क्या होगा, C6H6 होता है। बेंजीन का क्या होता है, C6H6, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर सवाल देखो, प्राकृतिक बहुलक है कौन सा, रबर हो जाएगा। प्राकृतिक बहुलक कौन सा होता है, रबर होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर सवाल देखो बच्चों, ये रहा, फिनोल का प्रयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। फिनोल का उपयोग जो बच्चों ये किसके उत्पादन में किया जाता है, ये बताना है आपको, फटाफट से लगा दो। 64 नंबर सवाल का जवाब वो होता है बेकेलाइट के उत्पादन में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन संघनक बहुलक का उदाहरण है, बताओ बच्चों निम्न में से कौन सा है जो संघनक बहुलक का उदाहरण है, आपको चैट सेक्शन में बताना है। नायलॉन 66 होगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 66 नंबर सवाल है, पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। कई सारे मोनोमर मिलकर एक पॉलीमर का निर्माण करते हैं, वो हमारा मोनोमर कहलाती है, बच्चों याद रखिएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, ये रहा, विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है। विटामिन ई की कमी से पूछा गया बच्चों, जनन क्षमता में कमी होता है। ओके ऐसे विटामिन B1 वाला, थायमिन बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर भी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर सवाल है, ग्लूकोज क्या होता है। ग्लूकोज बच्चों क्या होगा, 68 नंबर सवाल का जवाब बताओ। ग्लूकोज मोनोसेकेराइड होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 69 नंबर सवाल है, एस्पिरिन क्या होता है। अब बताओ बच्चों एस्पिरिन क्या, प्रतिजैविक, ज्वरनाशी, प्रतिरोधी, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर, ये ज्वरनाशी है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर सवाल देखो, निम्न में कौन सी दवा बुखार को कम करता है। बुखार को यानी कि ज्वर को कम करने वाला ज्वरनाशी होता है, एंटीपायरेटिक होता है। कहां पर दिया गया 70 नंबर सवाल का जवाब, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके बच्चों ऐसे ट्रैंक्विलाइजर ये मानसिक तनाव को कम करता है, एंटीबायोटिक ये बैक्टीरिया संक्रमण होता है, एनाल्जेसिक क्या करता है, दर्द निवारक होता है बच्चों। अब बताओ आज का क्लास आपको कैसा लगा, सारे बच्चे कमेंट करके बताइएगा, और जितने बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हो तो कॉल जरूर करिएगा, मात्र 199 चार्ज है बच्चों, 70 82 60 95 नंबर पे कॉल करके जल्दी से ले लीजिएगा। मात्र आपको 20 दिन पढ़ना है इसको, और 80% की गारंटी एक सब्जेक्ट में हम लेते हैं बच्चों, 80 नंबर की गारंटी हमारी है। उसके बाद आप पे निर्भर करता है कितना हैंडराइटिंग अच्छा है, तो आप ज्यादा भी ला सकते हो बच्चों, इसलिए इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। मात्र ये लास्ट समय में आप पढ़ के ला सकते हो अच्छे नंबर बच्चों। ओके मिलते हैं फिर अगले क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।